Good morning, students. How are you all? Today we are going to start a new chapter of physics, that is sources of energy. All of you must be known to this concept. What is energy? Energy क्या होती है? Energy is the ability to do work. Energy जो है उसको हम क्या बोलते हैं? Ability to do work, कि हमारे में कितनी ability है किसी काम को करने की, उसे हम क्या बोलते हैं? Energy बोलते हैं. You have read this from your class 6th also. What is energy and its forms also. Now we are talking about sources of energy. What are the sources of energy? कि ऐसे कौन कौन से sources हैं जहाँ से हमें energy मिल सकती है in adequate amount of energy, जो हमें देगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? Sources of energy बोलेंगे. For example, पहले इसकी definition देख लेते हैं. A source of energy is one which can provide adequate amount of energy in a convenient form. हमें energy तो मिले but in convenient form. Easily हमें जो energy मिले उसको हम क्या बोलते हैं? Sources of energy बोलते हैं. These are mainly of two types. दो types के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? Renewable source of energy and non-renewable source of energy. Renewable को ही हम क्या बोलते हैं? Inexhaustible resources भी बोलते हैं, और non-renewable को हम क्या बोलते हैं? Exhaustible resources भी बोलते हैं. सबसे पहले renewable, नाम से ही पता चल रहा है renew हो सके जो, ठीक है, जो रिन्यू हो सके उसे हम क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे. द रिसोर्सेज विच आर बीइंग कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इन नेचर, विच आर प्रोड्यूस कंटिन्यूसली इन नेचर, जो कि कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड आर इनएग्जॉस्टिबल, और जो कैसे हैं? इनएग्जॉस्टिबल इन नेचर है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल बोलते हैं. यू मस्ट बी नोन टू दीज एग्जांपल्स आल्सो. व्हाट आर इट्स एग्जांपल्स? हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. Hydro energy means the energy created by water, with the use of water. Water is continuously being produced, so this energy is renewable source of energy. Hydro energy. Solar energy. Solar energy is obtained from sun, so it is also renewable. Wind energy. Wind energy is also renewable source of energy. Now we are talking about non-renewable resources. What are non-renewable? ऐसे मतलब रिन्यू हो जाए तो क्या थे? वो रिन्यूएबल थे. नाउ नॉन रिन्यूएबल मतलब कि जो रिन्यू दोबारा इजीली नहीं हो सकते, विच टेक्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. दे टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम. कोल पेट्रोलियम इसके एग्जाम्पल हैं जो कि जिनको बनने में कितना टाइम लग जाता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. The resources which are accumulated over very long time, जिनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, and cannot be quickly replaced when exhausted, जिसको हम easily किसी और के साथ replace नहीं कर सकते अगर वो एक बार exhaust हो गए तो. For example, coal and petroleum. कोल और पेट्रोलियम किया भी है, ये हमने बहुत बार किया है. कोल और पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे होती है? ब्यूरिड अंडर द सॉयल या फिर अंडर द सी के अंदर जब भी है ये ब्यूरिड होते हैं, उसके बाद उनकी डिकम्पोजिशन होती है. दे टेक मिलियन ऑफ ईयर. इनको बनने में बहुत टाइम लग जाता है. सो दीज आर कंसिडर्ड एज एग्जॉस्टिबल प्लस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. कि सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमने कर लिया कि क्या होते हैं, जहाँ से हमें एडुकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए उन्हें क्या बोलते हैं? हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं. बट व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? This question is very important for your examination point of view because it can come in 2 or 3 marks, as it is regularly also coming. So good source of energy के क्या क्या characteristics होते हैं? What are the characteristics of good source of energy? This question is important for your examination point of view. तब क्या क्या sources होंगे good source of energy? First of all, very important point, it must give us more heat पर यूनिट मास. ये हमें ज़्यादा हीट दे पर यूनिट मास. फॉर एग्जांपल, अगर हम वुड को बर्न करते हैं, वुड को हमें अगर हम 20 to 30 kg वुड को अगर हम बर्न करेंगे तो वो हीट देगा इक्वलेंट अमाउंट ऑफ 1 गैस ऑफ 1 सिलेंडर. एक सिलेंडर में जितनी एलपीजी है उसके इक्वलेंट अमाउंट ऑफ हीट देगा. मतलब वुड को पहले तो हमें ट्रीज को कट करना पड़ेगा उसको, और तब जाके हमें इतनी वुड मिलेगी. उसके बाद उसको हम बर्न करेंगे और फिर हमें इक्वलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी एलपीजी के 1 सिलेंडर के जितनी. सो इन दोनों में से हमारे पास कौन सा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया? ऑब्वियसली एलपीजी का सिलेंडर ही हमारे लिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया. क्यों? क्योंकि उसने पर यूनिट मास ज़्यादा हीट दी है हमें एज कम्पेयर टू वुड. तो यहाँ पे क्या है? इट मस्ट गिव अस more heat per unit mass.
हमें पर यूनिट मास के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा हीट दे। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट मास, कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास हमें मिल रही है, उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट विच हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, इट मस्ट बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज्यादा कॉस्टली ना हो कि सारे उस चीज को अफोर्ड कर सके, इतना होना चाहिए। दैट इज इट मस्ट बी इकोनॉमिकल। नेक्स्ट, इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल, कि ऐसा सोर्स जो है जो हमें इजीली अवेलेबल हो, उसे ही हम क्या मानेंगे? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मानेंगे। इट मस्ट बी इजी टू हैंडल, उसको हम इजीली हैंडल कर सके। इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जहाँ पे भी हम उसको लेके जाना चाहें कि कहीं से भी आ रहा है तो वो इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो उसकी। इजी टू स्टोर, उसके बाद में जो स्टोरेज है वो भी क्या होनी चाहिए? सेफ होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। तो वो जो सोर्स है वो किस में आता है? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। इट शुड बर्न विदाउट गिविंग एनी स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज। ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हार्मफुल गैसेस रिलीज ना करे और ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस ना करे, उसे ही हम क्या बोलते हैं? गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ good source of energy, which is very important question for your examination point of view. Now students, we are doing conventional, that is non-renewable sources in detail. Non-renewable, I have earlier also told you what are non-renewable, which cannot be renewed again, मतलब जिसको हम easily renew नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? non-renewable बोलते हैं। उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? conventional resources भी बोलते हैं। अब इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फॉसिल फ्यूल्स करना पड़ेगा। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते हैं ये सारे के सारे। ये क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये डेफिनेशन कर ली है हमने, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, दीज आर प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। और ये फॉर्म कब होते हैं? व्हेन ब्यूरिड अंडर द अर्थ। अर्थ के अंदर जब ये ब्यूरिड रहते हैं ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, जब ये रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोई फॉर्मेशन होती है, किनकी फॉर्मेशन हुई थी? कोल और पेट्रोलियम की, और नेचुरल गैसेस की भी होती है। इनको हम क्या बोलते हैं? सभी को फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब इसमें देखते हैं, हम कोल करेंगे डिटेल में। सबसे पहले, कोल इज द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। किनका मिक्सचर होता है ये? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। इन सभी का मिक्सचर क्या होता है? कोल होता है। द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज नोन एज कोल। उनको हम क्या बोलते हैं? कोल। एंड फॉर्मेशन ऑफ कोल इज हाउ? formed by the decomposition of large number of plants and trees। ये कैसे होता है? जब plants और trees under the earth buried रहते हैं, उनकी decomposition होती है over the million of years ago, may be due to the natural calamities like earthquake और वल्केनोस। कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि अर्थक्वेक, वल्केनो, जो क्या करती है? उनकी डिकम्पोजिशन करवाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? जब कोई चीज की फॉर्मेशन होगी इस प्रोसेस से, उसको हम क्या बोलते हैं? कोल बोलते हैं। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। अब ये सारा जो प्रोसेस हुआ है, जब ये वुड किस में कन्वर्ट हुआ? कोल में कन्वर्ट हुआ, जिसको बहुत टाइम लग गया, स्लो प्रोसेस है ये। तो ये जो स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, वुड को कोल में कन्वर्ट करा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। इट ऑल्सो अकर्ड एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बिकॉज इट इज ब्यूरिड अंडर द अर्थ। अर्थ के अंडर ब्यूरिड होता है, तभी सारा प्रोसेस होता है। कन्वर्जन होती है जब वुड किस में कन्वर्ट होता है? कोल में, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस प्रोसेस को हम सारा क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। Now students, we are doing uses of coal. What are the uses of coal? First uses, it is used as a fuel for heating purpose in homes and industries. It is used as fuel for heating purposes in houses, in our homes it is used, or in industries it is used.
नेक्स्ट इट इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसका यूज होता है, विच वी विल डू इन डिटेल। थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है, कोल को बर्न करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस होती है और फिर आगे टरबाइन को रोटेट करवा के एनर्जी की प्रोडक्शन होती है बाय हीट। एनर्जी की प्रोडक्शन होनी बाय हीट, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स बोलते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल गैस, इसके जो कोल गैस की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। एंड लास्ट इज इन द टू फॉर्म कोक, कोक की फॉर्मेशन में भी कोल का यूज होता है। नाउ व्हाट इज कोक, कोक क्या होता है, जब कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब कोल को हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। When coal is subjected to destructive distillation means जब कोल को हम हीट करेंगे in the absence of air, तो एक volatile material उधर से चला जाता है और उसके बाद किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, कोक की फॉर्मेशन हो जाती है। Then volatile material is removed from the coal and there is the formation of coke. ये जो कोक होता है इसके अंदर 95 to 98% ऑफ कार्बन होता है। कोक के अंदर 95 से 98% ऑफ कार्बन होता है और ये जो कोक है इज मच बेटर देन कोल। कोक जो है ज़्यादा बेटर होता है कोल से। क्यों होता है, क्योंकि कोक जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू कोल। एनर्जी यानी कि हीट प्रोड्यूस करे कोक बेटर देन कोल हो जाएगा, यानी कि कोक की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है देन द कोल। नाउ स्टूडेंट्स वी आर डूइंग पेट्रोलियम। Petroleum is made from two words that are petra plus oleum. Petra means rock and oleum means oil. That is, it is also known as rock oil. Clear? And it is obtained from underground or under sea deposits through oil well. Oil wells बने होते हैं तो ये अंडरग्राउंड से निकाला जाता है, या अंडरग्राउंड सी डिपॉजिट्स जिसको हम बोलते हैं, उधर से इसको निकाला जाता है थ्रो ऑयल वेल्स के थ्रू निकाला जाता है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे कोल की हुई थी वैसे इसकी भी होती है बाय द डिकम्पोजिशन एंड बैक्टीरियल एनारोबिक रिएक्शन। एनारोबिक रिएक्शन मीन्स वी हैव डन इन लाइफ प्रोसेसेस आल्सो। एनारोबिक मीन्स द रेस्पिरेशन, जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक बोलते हैं। अब इसके अंदर भी क्या होगा, बैक्टीरियल एनारोबिक रिएक्शन होती है, क्योंकि ये अंडर द अर्थ होता है तो यहाँ रिएक्शन कौन सी होगी, एनारोबिक रिएक्शन होगी ऑन ब्यूरिड प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, अगर ये ब्यूरिड अंडर द अर्थ है तो यहाँ पे क्या होती है, एनारोबिक रिएक्शन होती है, जो कि इसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है और हमें अंडर सेम हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फॉर मैनी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो होता है, ये सारा हुआ था, ये सारा प्रोसेस चलता जा रहा है और हमें क्या मिल रहा था, कोल और पेट्रोलियम मिल रहा था। सेम अब ये भी क्या हुआ, एनारोबिक रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन हुआ प्लांट्स और एनिमल्स का और हमें क्या मिल गया, पेट्रोलियम मिल गया। दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। नाउ व्हाट आर इट्स यूजेस, इसकी जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये हमें क्या देता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन प्लस पेट्रोलियम गैस, ये हमें क्या देगा, इनकी जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और पेट्रोलियम गैस जो है वो हमें इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिल जाएगी। Now students, our next topic is LPG. LPG full form is liquefied petroleum gas. Liquefied petroleum gas. Why it is known as liquefied petroleum gas? Because this gas can be easily liquefied by applying high pressure. इस गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं और सिलेंडर्स में फिल करके हम आगे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। That is why it is known as liquefied petroleum gas. These gas can be easily liquefied by applying pressure. इनको हम easily liquefy कर सकते हैं और जो ये डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर कितनी होती है गैस, 14 kg और LPG प्रेजेंट होगी इसके अंदर। इसकी अब लीकेज जो है, ये गैस है, गैस की लीकेज का हमें पता चल जाता है अगर थोड़ी भी लीकेज हो रही होती है। ये हमें कैसे पता चलता है, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कंपाउंड है इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल मर्सेप्टेन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H5SH। C2H5
SH इसके अंदर ऐड किया जाता है, जिससे हमें इसकी लीकेज का पता चल जाता है। होता है ना ऐसे कि अगर मान लो घर में कोई गैस सिलेंडर लीक कर रहा है तो हम सबको पता चल जाता है कि देयर इज़ अ स्मेल, एक स्मेल आ रही है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि गैस लीक हो रही है। तो ये पता कैसे चलता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कंपाउंड ऐड किया जाता है, जिसको हम इथाइल मर्सेप्टेन भी बोलते हैं। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, एलपीजी के क्या क्या इसके अंदर क्या होता है, ब्यूटेन होगा लार्ज अमाउंट में, और इथेन और प्रोपेन जो है वो स्मॉल अमाउंट्स में होता है। लार्ज अमाउंट में क्या होता है, इसके अंदर ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। इसके एडवांटेजेस, यू आर वेरी वेल नोन अबाउट दीज इट्स एडवांटेजेस। व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? फर्स्ट एडवांटेजेस, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी जो वैल्यू हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इट डज नॉट रिलीज एनी हार्मफुल गैस, हार्मफुल गैस रिलीज नहीं करती, कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इट इज ईजी टू स्टोर, ईजी टू स्टोर है, ईजी टू हैंडल है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट है, इसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है।